नमस्ते सबको, मेरा नाम है प्रियंका और हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओह, मैं बोलना भूल गई। स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप सब लोग जो भी ये वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। आज हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन के बारे में पूरा लेक्चर जो देखेगा, अगले लेक्चर में पोस्ट करने वाली हूँ न्यूमेरिकल्स, इस पे बेस्ड वही न्यूमेरिकल्स कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो पॉलन ग्रेन का लेक्चर ध्यान से देखिएगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चों को एंडोमाइटोसिस को समझने में प्रॉब्लम आ रहा था। तो आज मैं एंडोमाइटोसिस और यूस्पोरेंजिएट एंड लैप्टोस्पोरेंजिएट को थोड़ा ज़्यादा क्लियर करूंगी। देखिए, ये है माइटोसिस। बेटा, माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनती हैं, ठीक। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज यू कैन सी 1, 2 एंड डीएनए कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है। अगर इसमें दो क्रोमोसोम है और दो ही 2C ही डीएनए है, तो इनमें भी क्या है? 2N एंड 2C, 2N एंड 2C दोनों में, ठीक है। तो बच्चे, आप यहाँ पे क्या हुआ? एक सेल से दो बनी है, यही होता है माइटोसिस में। और यहाँ पे देखिए एंडोमाइटोसिस में क्या हुआ है? एक सेल से कुछ नहीं बना है, ये एक सेल, यही एक सेल है, इससे फर्दर दो सेल्स कुछ नहीं बनी है। इसमें क्या हुआ है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल हो गया है। देख पा रहे हैं आप? दो क्रोमोसोम से कितने हो गए? 4 क्रोमोसोम हो गए। ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिवीजन हुआ है, ना ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गई एग्जैक्टली एंडोमाइटोसिस। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद क्या हो सकता है? न्यूक्लियस का डिवीजन हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाएगा, लेकिन सेल जो है वो एक ही रहेगी। पर सेल कैसी हो जाएगी? बाई न्यूक्लिएटेड। ऐसा ही कुछ होता है हमारे पास टैपेटल सेल में, जिसमें क्या होता है? एक सेल है हमारे पास, ठीक है। एक सेल में क्या है? एक न्यूक्लियस है। वो सेल जो है वो काफी, उसका साइटोप्लाज्म डेंस है, तो उसका न्यूक्लियस कहता है कि मैं ये भार नहीं संभाल पा रहा हूं। तो उसमें क्या होता है? उसमें भी पहले होती है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस का मतलब हो गया डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। बिना न्यूक्लियर डिवीजन के क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस तो होनी ही नहीं है एंडोमाइटोसिस में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ? पहले न्यूक्लियस में जितने भी क्रोमोसोम थे उनका क्या हो गया? डबलिंग हो गई, ठीक। और फिर थोड़ी देर बाद जो है वो न्यूक्लियाई भी क्या हो गए? अलग हो गए, ठीक। तो एक सेल से कितनी बन गई? एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, लेकिन सेल जो है वो सेम रही। सेम सेल रही मतलब जो सेल है वो कैसी होगी? बाई न्यूक्लिएटेड हो गई। और क्यों हो गई ये भी आप समझ गए। एंडोमाइटोसिस समझे बेटा? उसमें कैरियोकाइनेसिस इन लेटर स्टेजेस हो सकती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस बिल्कुल नहीं होगी। मेन क्लियरली जो हम एंडोमाइटोसिस कहेंगे, हम कहेंगे एक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाएगा, लेकिन उसमें न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा और साइटोकाइनेसिस तो होगी ही नहीं। ये होगा एंडोमाइटोसिस। बाद में टैपेटल सेल में क्या होता है? ये एंडोमाइटोसिस होने की थोड़ी देर बाद ये न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और बाई न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाती है। समझ गए ना कि कैसे बाई न्यूक्लिएट हो जाता है टैपेटम। अब देखिए यूस्पोरेंजिएट एंड लैप्टोस्पोरेंजिएट, यहाँ मैं बता रही हूँ आपको लैप्टोस्पोरेंजिएट क्या हुआ बेटा। तो लैप्टोस्पोरेंजिएट में मैंने कहा था कि पूरा का पूरा स्पोरेंजियम जो है वो एक ही सेल से बन जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये है स्पोर टेट्राड, मतलब पॉलन ग्रेन है, टैपेटम है, आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये पूरा स्पोरेंजियम है। तो यहाँ देखिए स्पोरेंजियल इनिशियल कितना है? देखिए स्पोरेंजियल इनिशियल, एक ही सेल से जब पूरा का पूरा स्पोरेंजियम बनेगा उसको हम बोलेंगे लैप्टोस्पोरेंजिएट। और जब बहुत सारी स्पोरेंजियल सेल्स होंगी, बहुत सारे स्पोरेंजियल इनिशियल होंगे, बहुत सारे स्पोरेंजियल इनिशियल से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा, उसको बोलेंगे हम यूस्पोरेंजिएट। अब आपको लैप्टो और यूस्पोरेंजिएट का डिफरेंस पता चला। यूस्पोरेंजिएट जब ग्रुप ऑफ सेल्स से जो है स्पोरेंजियम बना, उसको हमने यूस्पोरेंजिएट बोला। जब एक ही सेल से, देख सकते हैं आप, एक ही सेल से जो है, दिखाई दे रहा है ना आपको, एक ही सेल से जो है स्पोरेंजियम बन गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया? लैप्टोस्पोरेंजिएट। जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में कैसी डेवलपमेंट है बेटा माइक्रोस्पोरेंजिएट की? माइक्रोस्पोरेंजियम की कैसी डेवलपमेंट है? यूस्पोरेंजिएट। तो चलिए अब हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। पहले आप एक बार फिर से देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो आपने पढ़ा था, ये हो गई माइक्रोस्पोरोसाइट। इसका क्या मतलब? पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। और इसको क्या बोल सकते हैं हम? माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी भी बोल सकते हैं। प्लोइडी क्या होगी बेटा? 2N, डिप्लॉइड न्यूक्लियस,
ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो कैसे होंगे, डबल होंगे, ठीक। तो डबल होंगे गैमीट्स में, कैसे बताया हमने, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था कि गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड गैमीट होने के लिए क्या होगा, मियोसिस होगी। तो मियोसिस हुई, क्या बन गए यहाँ पे, पॉलन ग्रेन बन गए। लेकिन याद रखिएगा पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमीट नहीं है, वो मेल गैमीटोफाइट है। पॉलन ग्रेन मेल गैमीटोफाइट है, मेल गैमीट नहीं है, आगे आपको समझ आएगा। तो मियोसिस से एक मियोटिक डिवीजन से कितनी बन गई, 4 मेल गैमीटोफाइट बन गए। देखिए माइक्रोस्पोर, आपको माइक्रोस्पोर, मेल गैमीटोफाइट, पॉलन ग्रेन सब किसको बोलेंगे, माइक्रोस्पोर को ही बोलेंगे। तो ये एक मियोटिक डिवीजन से क्या हुआ बेटा, 2n था माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या बन गए, हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बन गए। तो चलिए पढ़ते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। तो मैंने आपको अभी क्या कहा कि पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गैमीटोफाइट, मतलब पॉलन ग्रेन खुद में मेल गैमीट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट रहेंगे, और जहां पे मेल गैमीट होते हैं बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, गैमीटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन में क्या होंगे, मेल गैमीट, इसलिए पॉलन ग्रेन क्या हो गया, मेल गैमीटोफाइट। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप देखिए आप एक ओपन फ्लावर जो है हिबिस्कस, जो मेरे लेक्चर +1 की फॉलो कर रहा है, मैंने उनको दिखाया था हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज हम इसको बोल देते हैं। अगर आप किसी भी फूल का ओपन फ्लावर के या मान लो हिबिस्कस के एंथस को छूते हैं तो आपके हाथ पे एक येलो कलर का पाउडर जैसा लगता है, वो होते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है, आपकी फिंगर्स पे लगेगा। अब आपको क्या करना है, स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लाइड लेनी है। स्लाइड जो कि अगर आपने कभी कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल में तो आप जानते हैं कि स्लाइड कैसा होता है, उस पर थोड़ा सा पानी डालना है और पॉलन ग्रेन जो आपके हाथ पे चिपके आपको उनको वहां पे डाल देना है, ठीक। वहां पे आप थोड़ा सा शुगर भी डाल देंगे, ठीक। यू विल रियली बी अमेज एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइजेस, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। फिर आप क्या करेंगे बेटा, आपने स्लाइड पे लिया, पानी डाला, वो पॉलन डाल दिए, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो आप मतलब हैरान रह जाओगे नेचर का, आर्किटेक्चर, उसकी इंजीनियरिंग को देख के। अलग अलग साइजेस के, अलग अलग शेप्स के, कलर, डिजाइन, अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन जो हैं अलग अलग स्पीसीज में आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको ये एनसीईआरटी का ही है बेटा ये डायग्राम, ठीक है, फिगर 2.4, ठीक, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कैसे अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन है, अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन है ना। इनके एग्जाइन का डिजाइन देखिए, सबका कैसा है, अलग अलग है, ठीक है। ये देखिए पॉलन ग्रेन एग्जैक्टली ऐसा होता है, ये सब लोग बना लेंगे। ध्यान रखिए बेटा, सबको नोट्स बनाने हैं। मैं अपने जो मेरे जो बच्चे हैं ना, रेगुलर स्टूडेंट्स जो मेरे से टेस्ट भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको फुल नोट्स बनाने हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों से, ठीक है। तुम जितनी मेहनत करोगे और मेहनत करवाऊंगी, और नीट हम फोड़ देंगे, जरूर फोड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब बेटा यहाँ देखिए, ये हो गया अंदर साइटोप्लाज्म, ये पूरा क्या हो गया अंदर, ये पूरा ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ये थोड़े थोड़े वैक्यूल बने हैं, आपने पढ़ा है प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल हो जाता है, ठीक। यहाँ पे वैक्यूल बने हुए हैं, ठीक। ये देखिए अंदर वाला जो लेयर है वो क्या है, इंटाइन। बाहर वाला क्या है, एक्साइन। यू कैन सी जहाँ एक्साइन नहीं है, एक्साइन जहाँ पे एब्सेंट है वहाँ क्या है, एक्साइन पोर। अब बेटा पॉलन में एक सेल नहीं है, 2 सेल हैं। एक देखिए ट्यूब सेल है, दूसरा जो है वो जनरेटिव सेल है। क्योंकि पॉलन में क्या होगा, माइटोसिस, एक पॉलन में क्या होगा बेटा, माइटोसिस होगी, ठीक है। माइटोसिस होगी तो माइटोसिस से क्या बनेगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। माइटोसिस मतलब अनइक्वल होगी, एक बनेगा क्या, लार्जर सेल, और एक बनेगा स्मॉलर सेल, ठीक है। अब ये एक क्या हो गया, ये हो गया जनरेटिव सेल, और दूसरा जो लार्जर सेल क्या हो गया, ट्यूब सेल। और ट्यूब सेल को ही क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। ट्यूब सेल को ही क्या कहा जाता है बेटा, वेजिटेटिव सेल। समझ गए आप, ठीक। तो बड़ा देखिए आप ट्यूब न्यूक्लियस देख पा रहे हैं कैसा इरेगुलर सा है, देख पा रहे हैं इसका शेप, ठीक। और जनरेटिव देखिए कैसा है, स्पिंडल शेप्ड है कि नहीं है, लग गया बच्चे पता, मान लूं लग गया पता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 माइक्रोमीटर in diameter। देखा आपने कैसा स्फेरिकल है, डायमीटर कितना हो गया बेचा, 25 से 50 माइक्रोमीटर हो गया। कितनी वॉल लेयर्स हैं बताओ मुझे फटाफट, 2 वॉल लेयर्स हैं। बाहर वाली कौन सी है, एक्साइन, अंदर वाली कौन सी है, इंटाइन। चलो अब पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन में इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, 2 लेयर्ड वॉल है।
जो इसकी स्पोरोडर्म भी कहा जाता है बेटा, जो इसकी वॉल है उसको क्या कहा जाता है, स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म में कितनी है, 2 लेयर्स हैं बाहर वाली। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। एक्साइन बाहर वाली हो गई, किससे बनी है, स्पोरोपोलिनिन से बनी है। आज तक दुनिया में जो भी सबसे हार्डेस्ट मटेरियल मिला है ऑर्गेनिक मटेरियल, वो कौन सा है, स्पोरोपोलिनिन है। इस पे ये कुछ भी जो है इस पे असर नहीं करता है। देखिए, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, strong acids, alkali, no enzyme that degrades sporopollenin इज सो फॉर नोन। आप स्पोरोपोलिनिन पे कितना टेम्परेचर दे दीजिए, कोई एसिड दे दीजिए, कितना स्ट्रॉन्ग बेस दे दीजिए, कोई भी एंजाइम जो है स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता है। ये हार्डेस्ट मटेरियल है और एक्साइन जो है उस पे पाया जाता है। तो एक्साइन मेनली टैपेटम से बनी होती है, तो स्पोरोपोलिनिन भी टैपेटम से ही जनरली आता है। तो पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, जो अपर्चर मतलब वो पोर बेटा, जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। तो आपने देखा, मैंने बताया था अभी अभी आपको कि स्पोरोपोलिनिन में जहां पे क्या नहीं होगा, बताओ बताओ फटाफट से, जहां पे क्या नहीं होगा, आपके पास एक्साइन नहीं होगा, वहां पे खाली सी जगह होगी, एक अपर्चर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर कहेंगे। द एक्साइन एग्जिबिट अ वाइड एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। अभी अभी फिर से हमने डायग्राम देखा कि कितने कितने अलग तरह के पॉलन हैं और सबकी एक्साइन जो है वो कैसी है, अलग अलग तरह की है। व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? टू प्रोटेक्ट द पॉलन ग्रेन। व्हाट इज द फंक्शन? पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करना। हमने एक जगह एक लाइन छोड़ दी कि पॉलन ग्रेन जो हैं वो वेल प्रिजर्व होते हैं, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन की वजह से। पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। फॉसिल समझते हैं बेटा, कोई भी डेड रिमेन ऑफ एनिमल और प्लांट्स जो कि हजारों सालों से मौजूद होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, फॉसिल बोल देते हैं। ठीक है, जीव जंतुओं के अवशेष, ठीक, उनको हम क्या बोल देते हैं, फॉसिल बोल देते हैं। तो क्यों होनी चाहिए एक्साइन हार्ड? ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी पॉलन ग्रेन को थोड़ा सेफ रख सके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? तो याद रखिएगा, जर्म पोर से पॉलन ट्यूब निकलेगी बेटा, आगे बताऊंगी कैसे निकलेगी। अभी के लिए याद रखिए, जर्म पोर का फंक्शन क्या है, वहां से पॉलन ट्यूब अराइज होगी। ठीक है, तो एक्साइन के बारे में हमने पढ़ लिया। इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन को क्या बोलेंगे बेटा, इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो बताइए, पैक्टोसेलुलोज, पैक्टोसेलुलोज भी एक साथ बोला जाता है बेटा इसको, सेलुलोज एंड पैक्टिन। पैक्टोसेलुलोज से जो है वो कौन सी बनी है, वो बनी है इंटाइन। एक्साइन किससे बनी है, स्पोरोपोलिनिन से बनी है। हार्ड कौन सी है, एक्साइन है। और ये इंटाइन कैसी है, थोड़ी स्मूथ होगी। आपको दिखाई दे रहा है इंटाइन कहीं से भी डिसकॉन्टिन्यूअस है नहीं। क्या एक्साइन डिसकॉन्टिन्यूअस है? यस, समझ गए ना आप। अब ये देखिए, आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे कैसे जो है वो ये पॉलन ग्रेन। और देखिए ये आपको यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, जहाँ एनसीईआरटी का डायग्राम है वहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखिए ये एक पॉलन ग्रेन है, इसका एनलार्ज व्यू दिया गया है। देखिए टेट्राहेड्रल, टेट्राड इसमें मतलब टेट्राहेड्रल नहीं है, मतलब क्या बना है यहाँ पे, टेट्राड यहाँ पे बना हुआ है। कैलोज इनमें होगा यहाँ पे, जब ये कैलोज जो है वो डिजोल्व कर दिया जाएगा कैलेज एंजाइम के द्वारा, तो ये अलग से एक पॉलन आ जाएगा। तो यू कैन सी वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस कौन सा है, ये वेजिटेटिव सेल है। अभी अब कौन सी है, वेजिटेटिव सेल, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस की तरह ही आएगा। आप देखिए ये दो में डिवाइड हो गया, ये आ गई वेजिटेटिव सेल, ये आ गई जनरेटिव सेल। ए सिमेट्रिक स्पिंडल, यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होगी ना पहले, फिर इस तरह से क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये वेजिटेटिव सेल हो गया, ये जनरेटिव सेल हो गया। 2 सेल्ड स्टेज है यहाँ पे। तो 2 सेल स्टेज, मैच्योर पॉलन बेटा समझिएगा, मैच्योर पॉलन जो है वो कौन सी सेल स्टेज पे कहा जाता है, 2 सेल स्टेज पे कहा जाता है। देखिए एनलार्ज व्यू ऑफ पॉलन टेट्राड जो कि आपको ये नजर आ रहा है, एंड स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू अ पॉलन। यहाँ पे एक माइटोटिक डिवीजन इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक माइटोसिस होगी और एक जो न्यूक्लियाई है वो एक सेल से क्या हो जाएगी, 2 सेल बन जाएंगी। क्योंकि माइटोसिस में तो न्यूक्लियस का डिवीजन भी होता है और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात, ये जो माइटोसिस होगी इसमें कैसा हुआ, अनइक्वल डिवीजन। ठीक, आप देख सकते हैं इक्वल डिवीजन नहीं है, एक जो है वो बड़ा सा है, एक जो है छोटा सा है, और जो छोटी सेल है वो बड़ी सेल की ही साइटोप्लाज्म के अंदर रह गई है। समझ गए ना। देखिए ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेटा फिर से देख लीजिए। देखिए डिप्लॉइड न्यूक्लियस था, मियोसिस हुई, ये मियोटिक डिवीजन 1 और 2 क्या बन गए, माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद ये अलग हुए और यहाँ पे माइक्रोस्पोर। ठीक, अब माइक्रोस्पोर में जो है वो क्या हुआ, माइटोसिस 1 होगी, एक मियोटिक
दो माइटोटिक डिवीजन लगते हैं बेटा, दो मेल गैमीट को बनने के लिए, ठीक है। देखिए माइटोसिस 1 हुई, माइटोसिस 1 से क्या बना, एक वेजिटेटिव सेल बना, एक जनरेटिव सेल बना, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है। फिर जनरेटिव न्यूक्लियस का जो बेटा साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, ठीक है, और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है, जो ट्यूब न्यूक्लियस है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब सेल जिसको हम बोल देंगे वही वेजिटेटिव सेल होगी, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं जनरेटिव सेल में जो है बच्चे फिर से क्या होगी, माइटोसिस होगी, ठीक है। किसमें होगी दोबारा माइटोसिस, जनरेटिव सेल में, वेजिटेटिव सेल में नहीं होगी। तो क्या बन जाएंगी, दो स्पर्म सेल्स। अब मुझे बताइए पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या थी, एन, ठीक है। फिर यहाँ पे दो सेल बन गई, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, इनकी प्लॉइडी क्या है, एन, ठीक। जनरेटिव की क्या है, एन, ठीक। फिर जनरेटिव सेल में फिर से क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस में तो प्लॉइडी क्या रहती है, सेम रहती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो जो स्पर्म सेल या गैमीट बने, मेल गैमीट, उनकी प्लॉइडी भी क्या होगी, दोनों की एन एंड एन। वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। तो बताइए कि दो मेल गैमीट को बनने के लिए, मैं पॉलन ग्रेन को नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ दो मेल गैमीट को बनने के लिए कितने टोटल डिवीजन लगते हैं। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, 3 टोटल डिवीजन लगते हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, अगर क्वेश्चन पूछा है कितनी मियोसिस लगती है, तो आप बोलेंगे 1 मियोसिस, ठीक है। कितनी माइटोसिस, 2 माइटोसिस। तो टोटल डिवीजन कितने हुए, 1 मियोटिक, 2 माइटोटिक डिवीजन लगेंगे बेटा 2 मेल गैमीट को बनने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. पॉलन ग्रेन है बेटा, सेल है, तो सेल में साइटोप्लाज्म के बाहर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको क्या मिल रहा है, इंटाइन, उसके बाहर क्या मिल रहा है, एक्साइन, ठीक है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल। मैंने बताया अभी कि जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा उस पर कितनी सेल्स होंगी, 2 सेल्स होंगी। कौन सी, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ी होती है, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। हमने अभी अभी देखा था बेटा, उसका न्यूक्लियस कैसा था, इरेगुलर शेप था, इस तरह से जो था वो बना हुआ था न्यूक्लियस, ठीक है। मैंने जब पॉलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया था तो अब मैंने आपको वहां पे न्यूक्लियस स्पेशली बोल के किया था, देखिए इरेगुलर न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल देखा आपने, मैंने बताया आपको अभी अभी कि जनरेटिव सेल जो है वो छोटी सी होती है, वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रही होती है। देखिए जनरेटिव सेल इज small, generative cell is small, float in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. तो vegetative cell कैसी है बेटा, spindle shaped थी, आपने देखा था spindle shaped था वो, और उसमें dense cytoplasm होगा और एक nucleus होगा। तो 60% ये बेटा डेवलपमेंट जो पॉलन ग्रेन की होगी ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही हो गई होगी, इतनी थी। तो 60% जो एंजियोस्पर्म है उनमें पॉलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोरेंजिया से, एंथर से, इसी सेल स्टेज पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज। अच्छा तो क्या हुआ, वो जो रिमेनिंग स्पीसीज हुई उनमें कितने सेल पे रिलीज हुआ, उनमें क्या होगा बेटा, उनमें 3 सेल स्टेज पे रिलीज होगा। जो मैंने अभी कहा उनमें दूसरी माइटोसिस भी एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया पॉलन सैक के अंदर ही हो जाएगी। उनमें पॉलन ग्रेन बाहर नहीं निकला होगा, अभी एंथर से बाहर नहीं निकला होगा, अंदर ही उनकी सेल क्या करेगी, जनरेटिव सेल माइटोटिक, दूसरा माइटोटिक डिवीजन कर देगी और 3 सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 मेल गैमीट जो है, 3 सेल स्टेज क्या होगी, 2 मेल गैमीट होंगे और एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा, ठीक। तो वो कितनी होगी, 3 सेल स्टेज, 2 मेल गैमीट की 2 अलग सेल होगी और एक ट्यूब सेल होगी, तो कितनी सेल स्टेज हुई, 3 सेल स्टेज, ठीक। तो आप ये पूछेंगे तो मैम उन 60% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज नहीं आएगी क्या, उनमें भी आएगी बेटा। बस उनमें क्या है कि जब वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है, अभी एक ही माइटोसिस हुई है, तभी जो है वो आपका पॉलन ग्रेन जो है एंथर से बाहर निकल जाएगा। फिर एंथर के बाहर निकलने, एंथर से जब पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाएगा उसके बाद दूसरा माइटोसिस होगा, ठीक। ऐसा होता है 60% एंजियोस्पर्म में। लेकिन जो बाकी के बचे 40% जो एंजियोस्पर्म बचे उनमें क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर ही है तभी उसने दूसरा माइटोटिक डिवीजन भी कर लिया है और 2 मेल गैमीट जो हैं वो एंथर के अंदर ही बन चुके हैं। आप समझे या नहीं समझे, नहीं समझे होंगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो बताइए 2 मेल गैमीट की फॉर्मेशन के लिए कितने डिवीजन लगते हैं, 1 मियोटिक 2 माइटोटिक डिवीजन लगते हैं। वेरी गुड, आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत सारी स्पीसीज की जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत सारी एलर्जी काउज करते हैं, बहुत सारे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं काउज करते हैं, जैसे कि एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। इनके बारे में
में डिटेल जो है आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, बेटा खाली जमीन पे जहाँ कुछ नहीं लगता मोस्टली वहाँ पे पार्थेनियम और कैरेट ग्रास होता है, दैट केम इनटू इंडिया एज अ कॉन्टेमिनेंट विद द इम्पोर्टेड व्हीट हैज बिकम यूबिक्विटस, मतलब सब जगह फैल गया है, इन अक्रेंस एंड काउस पॉलन एलर्जी। देखिए पार्थेनियम और कैरेट ग्रास जो है, जो भारत आया था इंपोर्ट, यूएसए से गेहूं लाई जा रही थी, उसके बीच में जो है वो क्या आ गया था, पार्थेनियम का और कैरेट ग्रास का कैरेट ग्रास भी आ गया था, और ये अब बहुत ज़्यादा यूबिक्विटस हो चुका है, मतलब सब तरफ फैल चुका है, और ये क्या काउस करता है, पॉलन एलर्जी। तो पॉलन एलर्जी कौन काउस करता है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। पॉलन जो है वो रिच सोर्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स का, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हनी बी है, हनी जो वो प्रोड्यूस करती हैं, उस हनी में जो पॉलन होते हैं उनको रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन कहा जाता है। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पॉलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। ठीक है, आजकल फूड सप्लीमेंट क्या, जो भी चीज़ आजकल क्या होता है बेटा, जहाँ प्रोटीन जो भी आपको विटामिन जो भी आपको अच्छा लगता है उनकी टैबलेट्स बन जाती हैं, तो उन टैबलेट को, पॉलन टैबलेट को एज अ फूड सप्लीमेंट लिया जाता है। और वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो पॉलन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। देखिए इन वेस्टर्न countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. याद रखिएगा pollen consumption से क्या होता है, एथलीट्स जो होते हैं, जो भागते हैं ना, या कुछ भी आपको पता है एथलीट्स के क्या गेम्स होते हैं उनकी, ठीक, वो उनका परफॉर्मेंस जो है, और रेस हॉर्सेस जो है उनका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का ही, अगेन जो आपके पास ये पिक्चर है ये किसका है, एनसीईआरटी का ही है। तो ये बी पॉलन्स हैं, देखिए टैबलेट्स हैं, ठीक, और यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रीम्स हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, ये क्या है, पॉलन प्रोडक्ट्स। ठीक है, व्हेन वंस दे आर शेड, एक बार जब वो निकल गए ना, कहाँ से, जब वो एंथर से बाहर निकल गए, तो अब उनको फटाफट किस पे पहुंचना है बेटा, उनको पहुंचा है, पढ़ो मत, सुनो मेरी बात, मैं देखती हूँ तुम्हें, और भागो भी मत, भागना किसी को नहीं है, ठीक है। जब वो एक बार मतलब निकल गए तो उनको फटाफट से स्टिग्मा के पास पहुंचना पड़ता है। क्यों? इससे पहले कि उनकी फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी खत्म हो जाए, उनको कहाँ पहुंचना पड़ता है, स्टिग्मा पे, ताकि वो जर्मिनेट हो सकें और वहां पे जाके फीमेल गैमेट को फ्यूज कर सकें। ठीक है, वायबिलिटी जो टर्म है बेटा, वायबिलिटी का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन जो है वायबल कब है, जब वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। जब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, फीमेल गैमेट को फ्यूज नहीं कर सकता, सीड नहीं फॉर्म कर सकता, वो कैसा हो गया, नॉन वायबल। देखिए, when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. How long do you think the pollen grain retain viability? कितना लगता है आपको कि कितना लंबा तक जो है वो pollen grain viable रह सकता है? तो इसका आंसर एनसीईआरटी ही करती है। The period for which pollen grain remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity. तो बेटा कि कितने देर तक रहेगा वो, स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वो वेरी करता है, तो हाईली वेरिएबल है जो टाइम पीरियड है वायबिलिटी का। और किस पे डिपेंड करती है वायबिलिटी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, लो होने चाहिए। किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। याद रखिएगा पॉलन की वायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे। तो देखिए यहाँ एग्जांपल दिया गया है, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। तो चावल और गेहूं में क्या हुआ, पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ एंथर से, 30 मिनट तक अगर वो स्टिग्मा पे नहीं आया तो वो बेकार हो जाएगा। 30 मिनट में ही पॉलन ग्रेन जो है अपना वायबिलिटी को लूज कर देगा। रोजेसी, लेग्यूमिनोसेई एंड सोलेनेसी, 3 फैमिली है, रोजेसी, लेग्यूमिनोसेई एंड सोलेनेसी। रोजी मतलब रोज फैमिली, लेग्यूमिनोसेई मतलब पल्स, दालों वाली फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनोसेई, ठीक है। सोलेनेसी पोटैटो फैमिली, ठीक है। तो दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स, उन्हें महीनों तक जो है वायबिलिटी रहती है। सोलेनेसी में आपने पोटैटो पढ़ा है, पिट्यूनिया पढ़ा है, दतूरा पढ़ा है, जो मेरे +1 के लेक्चर फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा सोलेनेसी में क्या क्या आता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। महीनों तक जो है वो क्या रहता है, वायबल रहते हो। तो राइस और व्हीट में 30 मिनट, और रोजेसी, लेग्यूमिनोसेई एंड सोलेनेसी में 4 मंथ्स। याद रखेंगे, पाइनस में 1 साल तक, कितने तक, 1 साल तक अप्रोक्सीमेटली पॉलन जो है वायबल रहता है। अब हम क्या कर सकते हैं, पॉलन को स्टोर भी कर सकते हैं। आपने सीमन के स्टोरेज के बारे में पढ़ा होगा, यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन और स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है बेटा कि स्पर्म को खुद से बिना सेक्सुअल मेटिंग के, मतलब बिना मेटिंग के वेजाइना में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंसर्ट कर देना, उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक। तो आपने उसको स्पर्म को
स्टोर करने के बारे में सुना होगा। तो इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन एंड लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -96 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखिएगा, पॉलन ग्रेन को जो है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जा सकता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, CRYO, क्रायो प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन तो प्रिजर्व स्पेलिंग आती है ना आपको, तो पॉलन ग्रेन को या किसी भी सीड को भी, ठीक है, -90 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करना क्या हो जाता है, क्रायोप्रिजर्वेशन। सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक्स। पॉलन बैंक्स मतलब अलग अलग पॉलन को हम एक जगह स्टोर करके रख देंगे, वो क्या हो गया, पॉलन बैंक हो गया। इसी तरह से सीड बैंक होते हैं और इनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये आपके पास एडिशनल पॉइंट है, आपको जरूर ये याद रखने हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर क्या होता है, एंथोलॉजी। फादर ऑफ पेलिनोलॉजी कौन है, अर्टमैन। पेलिनोलॉजी क्या हुआ बेटा, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन्स। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लावर को पढ़ना, एंथोलॉजी हुआ। और पॉलन ग्रेन की शक्ल को देखना, उसकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ना क्या हो गया, पेलिनोलॉजी। डिफरेंस याद रखिएगा दोनों में। एरोपेलिनोलॉजी, पॉलन को किसमें पढ़ना, एयर में। फिर इलेक्ट्रोपेलिनोलॉजी, देखिए क्या हुआ कि किसी इंसान ने कोई खून किया है या इस तरह से आपको कोई एविडेंस किसी के अगेंस्ट मिला है, ठीक है, तो एविडेंस में आपको क्या दिखा कि उसमें जो है कोट मिला किसी का, उसमें क्या है, बहुत सारे पॉलन चिपके हुए हैं। तो उन पॉलन की स्पीसीज को जो है पहचाना जाएगा, वो कौन से एरिया में हैं, उनको जो है उस एरिया पे जाया जाएगा। फिर देखा जाएगा वहाँ पे कोई लाश वाश उनको मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है। तो पॉलन जो है वो किस में यूज़ किए जाते हैं, क्रिमिनोलॉजी इन मेडिकल एस्पेक्ट में। ऐसे पॉलन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपेलिनोलॉजी। मेलिटोपेलिनोलॉजी जो हनी बी के हनी में पाए जाते हैं ना पॉलन, उनकी स्टडी को बोलते हैं मेलिटोपेलिनोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, आपको जरूर नोट डाउन करना है। स्मॉलेस्ट पॉलन कौन सा बेटा, मायोसोटिस। लॉन्गेस्ट पॉलन कौन सा है, जॉस्टेरा। याद रखिएगा, जॉस्टेरा में एक्साइन नहीं होती है। लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन कौन सा होता है, मिराबिलिस। लॉन्गेस्ट बेटा मतलब इस तरह से, ठीक है। लार्जेस्ट मतलब ऐसे डायमीटर में लार्जेस्ट, ठीक है। देखिए, पॉलन किट क्या होता है, पॉलन किट मोस्टली उन फ्लावर में पाया जाता है जिनको इंसेक्ट पॉलिनेट करता है। इंसेक्ट्स के पास पॉलन को स्टोर करने के लिए उनकी मेटाथोरेसिक लेग्स में, जैसे आपने मेटाथोरेसिक लेग्स पढ़ी है ना, ठीक, इंसेक्ट्स में होती हैं, उनकी मेटाथोरेसिक लेग्स में क्या होती है, पॉलन बास्केट होती है। तो ये माना जाता है कि पॉलन किट जो है वो इंसेक्ट को ही अटैक करने के लिए होता है फ्लावर में, और ये उन्हीं फ्लावर में ज्यादा होगा जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होंगे। देखिए, फाउंड इन द एक्साइन, कहाँ होता है पॉलन किट, एक्साइन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। इट इज येलोइश स्टिकी एंड ऑयली लेयर सिक्रेटेड बाय टैपेटम। तो पॉलन किट को कौन बनाता है बेटा, टैपेटम बनाता है। किससे बनी होती है, लिपिड एंड कैरोटिनॉइड से बनी होती है। ध्यान रखिएगा बेटा, पॉलन किट किससे बनी है, लिपिड एंड कैरोटिनॉइड से बनी है। एडिशनल पॉइंट्स है जिनकी आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। स्पोरोपोलिन क्या है, इट इज द ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड एस्टर्स। स्पोरोपोलिन क्या है बेटा, ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड एंड कैरोटिनॉइड एस्टर्स। आपको याद रखना ही पड़ेगा, पॉलन किट किससे बना है, लिपिड एंड कैरोटिनॉइड से बनाए। प्लॉइडी ऑफ एक्साइन, डिप्लॉइड होता है एक्साइन की प्लॉइडी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइन कैसा होगा, डिप्लॉइड, और इंटाइन कैसा होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि इंटाइन जो है किससे बना है, पॉलन ग्रेन से बना है, ठीक है। और एक्साइन मेनली किससे बना है, टैपेटम से बना है। तो एक्साइन का जो प्लॉइडी होगा कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, डबल होगा, ठीक। और इंटाइन का जो प्लॉइडी होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। समझ गए ना आप, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो इंटाइन में होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेट होगा। समझे कि नहीं, पॉलन ग्रेन कैसा होता है, एन होता है ना उसका नंबर, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं, हाफ होता है ना, एन होता है नंबर, इसलिए इंटाइन की प्लॉइडी भी कैसी होगी, एन, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन से ही बनी होगी, ठीक है। इंटाइन। एक्साइन मैंने कहा था आपको किससे बनी होती है, ये टैपेटम से बनी होती है। अमीबॉइड टैपेटम मैंने बताया भी था आपको कि अटैच रहता है वो पॉलन ग्रेन के साथ और एक्साइन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसकी प्लॉइडी कैसी होगी, 2n होगी। अब टाइप्स ऑफ द पॉलन ऑन द बेसिस ऑफ अपर्चर, अपर्चर जो पोर जैसा बना है, पोरेट जब पॉलन ग्रेन में पोर होगा, ठीक, पोर मतलब इस तरह की फॉर्म में ही पोर होगा, ठीक। कॉल्पेट जब इस तरह से फरो बनेगा पॉलन में। जो जर्म पोर है बेटा, जर्म पोर जब इस तरह से फरो की फॉर्म में होगा, या कॉल्पस की, कॉल्पाई मतलब इस तरह से फरो, ठीक, तो उसको कॉल्पेट कहेंगे। पोरेट जब ऐसा गोल सा होगा, पोर की फॉर्म में होगा, तो पोरेट कहेंगे। कॉल्पोरेट कब कहेंगे, इफ बोथ पोर एंड कॉल्पस आर कंबाइंड इन द सेम अपर्चर द पॉलन ग्रेन इज कॉल्पोरेट। ये आप देख सकते हैं, देखिए आराम से, ये देखिए, ये पॉलन ग्रेन है, ये इसका क्या है, एक्साइन, बाहर से मतलब बाहर का स्ट्रक्चर सीधा दिखाया जा रहा है। तो इसमें ये देखिए, एक पोर, दो पोर, ठीक है, ये तीसरा पोर, तो क्या बोलिए, 3 पोरेट।
ये पोर की फॉर्म में है ना, ठीक है। जब पोर के अंदर पोर होता है तब पोरोरेट कहा जाता है। पर कैसा है, पोर की फॉर्म में देखिए, ये देखिए एक दो बहुत सारे यहाँ पे पोर आ गए, गोल 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 हैं, तो क्या बोल दिया, पॉलीपोरेट। ये देखिए कॉल्पस, देखिए ये फरो मैंने बताया, फरो की फॉर्म में है तो क्या हो गया ये, कॉल्पेट। दिखाई दे रहा है ना आपको, क्या हो गया बेटा, कॉल्पेट। 6 हैं तो 6 कॉल्पेट, समझ गए आप। अब ये देखिए कॉल्पोरेट, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए इस तरह से ये पोर भी है, ठीक, और इस तरह से फरो भी है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, कॉल्पोरेट। समझे आपकी नहीं समझे, ये पोरेट, कॉल्पोरेट और जो ये कॉल्पेट है ये बना लेंगे आप ताकि आपको समझ आए। पोरेट में क्या है, सिर्फ पोर है गोल गोल से सर्कुलर, कॉल्पेट में क्या है, फरो लाइक है, और कॉल्पोरेट में क्या है, पोर भी है और कॉल्पाई भी है, फरो भी है, ठीक। ये देखिए आपका सुंदर सा पॉलन किट जो हमने बोला था कैसा होता है, येलोइश सा होता है, ठीक, येलोइश है। देखिए आप ये स्टिकी सा होगा, ठीक, ऊपर ऊपर इसके स्टिकी सा होगा, ठीक। और ये देखिए बी, सुंदर सी बी इस पे बैठी हुई है। सारे के सारे नोट्स बनाएंगे, आज मैं होमवर्क नहीं दे रही हूँ, मैं इकट्ठा टेस्ट लूंगी, मैं देखूंगी कितने लोग काम कर रहे हैं। कुछ बेटा समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और यहाँ तक जो लोग जुड़े रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैम हमने पूरा लेक्चर देखा है और हमें समझ आया है, कमेंट करके बताना है। मेरे फेवरेट स्टूडेंट जो है, जो हर रोज काम करें, वो जरूर बताएंगे। थैंक यू।